हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम शुरू करते हैं ऑडिट की क्लास। पहले हम देखेंगे ऑडिट का मतलब क्या होता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो ठीक है, पहले हम देखेंगे ऑडिट क्या होता है। ऑडिट क्या एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, ये मैं आपको बताऊँगी क्यों है, ऑफ एन एंटिटी दैट मे बी प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। अब देखते हैं इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्यों है। अकाउंट्स में हमने क्या पढ़ा था? अकाउंट्स क्या होता है? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। इसके बाद क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, जो कि कौन बनाता है? कंपनी बनाती है। अगर कंपनी ही इसको ऑडिट करने लग जाए, क्या वो इंडिपेंडेंट होगी? क्या वो ट्रू होगी? क्या वो फेयर होगी? नहीं ना। तो इसीलिए एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है ऑडिट, कि बाहर वाला व्यक्ति आएगा और वो उसको एग्जामिन करेगा, ठीक है। इसलिए उसको बोला गया इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो ऑडिट की डेफिनेशन क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एंटिटी दैट मे बी प्रॉफिट हो रहा हो या ना हो रहा हो, चाहे उसका साइज कुछ भी हो, छोटा हो या बड़ा हो। ऑडिट क्या एक ओपिनियन देता है अपना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या होनी चाहिए? ट्रू और फेयर होना चाहिए, उसमें कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया था 1949 में, सीए एक्ट, जिसमें पावर मिलती है सीए को ऑडिट करने की। ऐसे ही कंपनीज एक्ट 2013 में क्या बोला गया है? जो ऑडिट करेगा ना पर्सन, वो सीए होना चाहिए, ठीक है। अब ना ऑडिट के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, वो ना ये जैसे कि इम्पोर्टेंट है, आपको ये लर्न करना पड़ेगा, आप इसको स्किप नहीं करना, ये पूछा जा सकता है। तो मैं आपको, है वैसे तो बहुत सारे हैं, मैं आपको इम्पोर्टेंट ही बताऊंगी। तो ऐसे 200 क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट्स। अब देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या, ऑडिट क्या। आप सोचो कि ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? कि कंज्यूमर को बेनिफिट हो सकता है उसका, है ना, हो सकता है शेयर होल्डर को, कंपनी को, कंपनी को छोड़ो गवर्नमेंट को, और कंपनी को भी हो सकता है ना कि भाई उनके कोई एम्प्लॉय गड़बड़ी नहीं कर रहा हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी हो, कुछ भी, कोई भी फ्रॉड हो, वो सामने आ जाता है और उनकी कमियां कहाँ कहाँ हैं वो भी उनको दिखाई दे जाती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस का यहाँ पे 100% क्यों नहीं लिखा गया? कि जो ऑडिटर है वो तो ना बाहर वाला बंदा है ना भाई, उसको क्या पता कि जो डॉक्यूमेंट उसको प्रोवाइड किए गए हैं वो ट्रू है या नहीं। तो वो तो उसके बिहाफ पे अपनी जो नॉलेज है, जो रिपोर्ट है, उसको तैयार करेगा ना, तो उसको नहीं पता। इसलिए वो 100% श्योरिटी से नहीं बोल सकता कि हाँ यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं है। वो इसलिए अपनी रीजनेबल एश्योरेंस देगा वहाँ पे कि हाँ ऐसा हो सकता है। दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कि उसमें कोई भी फ्रॉड और एरर ना हो जाए, ठीक है। रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कम्युनिकेट एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। जो भी कम्युनिकेट, जो स्टैंडर्ड्स हैं उसी के बिहाफ पे वो कम्युनिकेट करेगा उसको। अब प्रिंसिपल क्या है ऑडिट के? कि कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए और इंटीग्रिटी होनी चाहिए उस आदमी की, कि भाई ये नहीं है कि वो बायस्ड हो जाए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिविटी हमने देख ली क्या क्या होती है। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी बायस्ड, की कोई भी ये बोले कि आपने एक टर्म में ऑडिट कर दिया, जैसे 5 साल आपने ऑडिट कर दिया उसको, तो वो बोले कि आप नेक्स्ट टर्म भी आप ही ऑडिट कर लो, तो मैं आपको 2% अपना हिस्सा दे दूंगा और आप हमारे शेयर होल्डर जो हमारा प्रॉफिट है वो इतना दिखा दो, तो ताकि उनको अच्छा रिवेन्यू वो अर्न कर सके या लोन ले सके, अच्छा, तो ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है? कि जो भी आप चीज़ें वहाँ पे देखेंगे वो आप रिटर्न करेंगे। ये नहीं है कि आपने जो चीज़ देखी वो सिर्फ आपने अपने माइंड में रिमाइंड कर ली, नहीं, आप उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट करेंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। एवरीथिंग इन द रिटर्न, ठीक है। इसका ये मतलब डॉक्यूमेंटेशन का। और जो भी पर्सन वहाँ पे ऑडिट करेगा वो स्किल होना चाहिए, ठीक है। और ये जो स्किल का
एंड कॉन्फिडेंस का ये है, इसका स्टैंडर्ड क्या है, 230 है इसका स्टैंडर्ड, ये भी आप याद करना। अब है 6 की प्लानिंग करेगा ना बंदा, कि पहले प्लानिंग करेगा फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो जो प्लानिंग का स्टैंडर्ड है वो है हमारा 300। और 7th है एविडेंस, कि जो भी आप चीज़ बोलोगे, जो भी आपने जैसे डॉक्यूमेंट बनाया तो आपके पास प्रूफ होगा ना कि ऐसा आपको क्यों लग रहा है, तो वो जो एविडेंस होगा उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होनी चाहिए। और इंटरनल कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव टेस्टिंग ये भी होना चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि वो सिर्फ दिखाई ना दे कि वो बंदा इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो रियलिटी में होना भी चाहिए। सिर्फ ये ना हो कि वो दिख रहा है कि हाँ भाई वो इंडिपेंडेंट है, पर ये हो कि पीछे से वो कुछ और ही कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इंडिपेंडेंट हो अपने माइंड से भी और अपीयरेंस से भी। और प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि भाई आपको रिपोर्ट करना है, वहाँ पे आपको शक नहीं करना कि हाँ ये हो सकता है, इसने ऐसा किया होगा, नहीं, आपको वहाँ पे जजमेंट नहीं देना है, वहाँ पे आपको सिर्फ अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अब है थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, भाई जो ऑडिटर है उसको क्या क्या थ्रेट हो सकता है इंडिपेंडेंस को, कि उसका सेल्फ इंटरेस्ट आ जाए, कि कंपनी का ओनर बोल दे कि मैं आपको 2% दे दूंगा या 10% दे दूंगा, आप ऐसे ऐसे उसको बोल दो। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, मतलब कि कंपनी क्या करने लगे कि सेल्फ रिव्यू करने लगे उस चीज़ को, तो भाई उसमें फ्री और फेयरनेस कहाँ से आएगी। फैमिलियरिटी थ्रेट, मतलब कि जैसे कि एक बंदे ने एक टर्म में वो 5 ईयर्स उसने ऑडिट कर दिया, या उसने क्या किया, अपने फ्रेंड से ऑडिट करा लिया, तो भाई वो उसके फ्रेंड को नहीं पता ना, उसको लगेगा कि भाई अभी तक अच्छा चल रहा था तो आगे भी अच्छा ही चल रहा होगा। जैसे कोई है, हमने जैसे 5 ईयर के लिए किसी के लिए काम किया, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हमने काम कर लिया, तो उसको लगेगा कि भाई अभी तक सब कुछ सही चल रहा था तो आगे भी सही होगा। तो किसी को भरोसा थोड़ी है कि वो उस भरोसे को तोड़ दे, तो वो भाई ऐसे ही हल्का फुल्का ले लेगा कि भाई अभी तक सही था तो आगे भी सही होगा, तो बिना डॉक्यूमेंट अच्छे से तैयार किए बोलेगा हाँ भाई अभी तक सही था तो अभी भी सही होगा। इंटीमेशन थ्रेट, कि भाई सामने वाला आपको धमकी दे रहा है कि नहीं ऐसे नहीं होगा, तो ये तो भाई ऑब्वियस है। अब है एडवोकेसी थ्रेट, इसका मतलब क्या है कि आप उनको रिप्रेजेंट करने लगो, जैसे कि आप उनकी कोई ओनर है, वो आपको बोले कि आप मेरी मार्केटिंग कर दो, आप उसकी मार्केटिंग करोगे, तो बाय चांस क्या हो जाता है, वो कोई फ्रॉड कर देते हैं, तो उससे आपका भी नाम खराब होगा ना, तो ये भी इंडिपेंडेंस को आपकी थ्रेट हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि ऑडिट का स्कोप क्या क्या है। स्कोप ऑफ ऑडिट, की ऑडिटिंग करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की और इंटरनल कंट्रोल की। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फ्री और फेयर होने चाहिए, जो इंटरनल कंट्रोल है उसको देखना है कि वो राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। डाटा जो होगा रिलेवेंट और रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे एस्पेक्ट टू बी कवर्ड एंड ऑडिट, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करेगा। वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, कि उनकी इनकम और एक्सपेंसेस क्या क्या हैं। वेरीफाई द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, वो देखेगा कि भाई उनको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसको देखेगा। रिपोर्ट टू द यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको रिपोर्ट करेगा आगे। अब इसकी एडवांटेज क्या क्या हो सकती है ऑडिट की, टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई ठीक है, कि वो आपको बता देगा कि ऑडिट में क्या क्या गड़बड़ी है, तो वो आपको इंटरेस्ट हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो उसको यूज़ करते हैं। एक्ट एज अ मोरल चेक टू द एम्प्लॉय, इंडिया में क्या होता है ना कि जब तक हम जैसे व्हीकल्स होते हैं, हमें जब तक डर नहीं होता कि पुलिस हमें पकड़ लेगी, तब तक हम हेलमेट नहीं पहनते हैं। तो इंडिया में कुछ लोग होते हैं कि कुछ लोग अच्छे भी हैं, सब बुरे नहीं हैं, लेकिन ऊपर से प्रेशर पड़ता है ना तब अच्छा काम करते हैं। उनको डर होगा कि कोई हमें पकड़ ना ले, तब वो एक मोरल चेक बना रहेगा एम्प्लॉयर के ऊपर भी कि वो गड़बड़ी करने से डरे। हेल्प इन डिटरमाइनिंग द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस और टैक्स अमाउंट, ठीक है। हेल्प टू डिटेक्ट फ्रॉड, एरर्स, वेस्टेज, ठीक है, कि वो फ्रॉड और एरर्स को भी बताएगा, कंपनी को भी फ़ायदा होगा उसमें, और टैक्सेशन अमाउंट भी सही बताएगा तो गवर्नमेंट को भी हमारा फ़ायदा होगा उसमें, ठीक है। गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड, ये भी सही है। यूजफुल इन रिजॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट, ये भी हो जाएगा कि
अच्छे से आपने उसको ऑडिट किया है, कोई टैक्सेशन, प्रॉफिट और लॉस, अच्छे से वो बता देगा। अब डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर सेक्शन 141 में दी गई है, ठीक है। डिसक्वालिफिकेशन क्या क्या हो सकती है, आप सोचो कि पहली तो सिंपल सी है ना कि भाई अगर वो सीए नहीं है तो वो ऑडिट नहीं कर सकता, ठीक है। और बॉडी कॉर्पोरेट या एलएलपी, एलएलपी क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो वो भी ऑडिट नहीं कर सकता। अ पर्सन हु इज़ अ पार्टनर, एम्प्लॉयर, ऑफिसर ऑफ द कंपनी, जो भी एम्प्लॉयर है सॉरी, या एम्प्लॉय है, वो ऑडिट नहीं कर सकता कंपनी को। शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, वो भी उसको ऑडिट नहीं कर सकते। भाई वो करेंगे तो वो अपना ही फ़ायदा निकालेंगे ना उस चीज़ में, तो वो नहीं कर सकते। और रिलेटिव, जिसने 1 लाख के शेयर होल्ड किए हैं वो ऑडिट कर सकता है, लेकिन जिसने 1 लाख से ज़्यादा शेयर होल्डर जो हमारे रिलेटिव हैं, अगर उसने 1 लाख के शेयर लिए हैं तो वो ऑडिट कर सकता है, नो डाउट इसमें। अगर 1 लाख से ज़्यादा अगर शेयर होल्डर उसने, मतलब शेयर उसने अगर खरीदे ना, तो वो उसको ऑडिट नहीं कर सकता। और रिलेटिव ने अगर 5 लाख का लोन लिया है ना, तो वो भी उसको ऑडिट नहीं कर सकता। और लोन किसी और ने भी लिया है 5 लाख से ज़्यादा, तो वो भी उसको ऑडिट नहीं कर सकता। सीए हैव अ बिजनेस रिलेशन, जिसके भाई सीए है, उसके बिजनेस रिलेशन है उसके साथ, तो वो भी उसको ऑडिट नहीं करेगा। और सीए फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट इन एनी कंपनी, जो भाई सीए फुल टाइम काम कर रहा है तो वो बंदा भी ऑडिटर नहीं हो सकता। और एक टाइम पे जो वो ऑडिटिंग करता है ना, वो 20 कंपनी का ही ऑडिट कर सकता है। और अनसाउंड माइंड भी नहीं होना चाहिए कि भाई वो पागल वागल ना हो बंदा, उनका दिमाग सही से काम करता हो, ठीक है। और कोई लीगल केस ना हो उनके पास, और उन्होंने कोई फ्रॉड किया हो, तो जैसे उनको 2 साल की सज़ा हो गई, उसके बाद 10 साल के बाद ही वो ऑडिटर कर सकते, उससे पहले वो ऑडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके आगे का हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। थैंक